हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल एग्जाम आश्रम में। उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे। आज हम आपके लिए लाए हैं एडिटोरिया का टेस्ट नंबर 4। तो सबसे पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले इसे सब्सक्राइब करें, वीडियोज लाइक करें एवं बेल आइकन को जरूर क्लिक करें ताकि आने वाली सभी वीडियोज का नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न है, अभिलेखों के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो अभिलेखों के अध्ययन को एपिग्राफी कहा जाता है। और अगर अभिलेख एवं दूसरे पुराने दस्तावेजों की प्राचीन तिथियों के अध्ययन को पोलियोग्राफी कहा जाता है। सिक्कों के अध्ययन को न्यूमिस्मैटिक्स कहते हैं और पक्षियों के अध्ययन को ऑर्निथोलॉजी कहा जाता है। नेक्स्ट है, किस युग में मनुष्य ने अस्थायी जीवन जीना प्रारंभ किया था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी। इसी नवपाषाण युग से जो मनुष्य है वो कृषि करना प्रारंभ किए थे एवं अस्थायी घर बनाकर रहने लगे थे। नेक्स्ट है, हड़प्पा सभ्यता का सबसे दक्षिणी स्थल दायमाबाद किस नदी के किनारे स्थित है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, प्रवरा नदी। यह महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले में स्थित है। नेक्स्ट है, ऋग्वेद में गंगा का उल्लेख कितनी बार किया गया है? तो यह मात्र एक बार किया गया है ऋग्वेद के 10वें मंडल में। अगला प्रश्न है, चंद्रगुप्त मौर्य एवं सेल्यूकस के बीच वैवाहिक संबंधों की जानकारी किसने दी है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, एप्पियान्स ने। नेक्स्ट है, कालिदास के सुप्रसिद्ध काव्य मालविकाग्निमित्र के नायक अग्निमित्र का संबंध किस वंश से था? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, शुंग वंश के वंश का। इस वंश के संस्थापक जो थे वो पुष्यमित्र शुंग के थे और उनके पश्चात उसका पुत्र जो था वो अग्निमित्र शासक बना था। अगला प्रश्न है, एकता व्यवस्था को शुरू करने का श्रेय किस सुल्तान को जाता है? तो यह जाता है इल्तुतमिश को। और एकता व्यवस्था के तहत क्या होता था कि सभी सैनिकों एवं गैर सैनिक अधिकारियों को नगद वेतन के बदले भूमि प्रदान की जाती थी, किंतु इस भूभाग के वे मालिक नहीं होते थे, वे केवल लगान का उपभोग कर सकते थे। नेक्स्ट है, किस विद्वान का मानना था कि अलाउद्दीन खिलजी के बाजार नियंत्रण का एक बड़ा उद्देश्य हिंदुओं को सजा देना था? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, जियाउद्दीन बर्नी। जियाउद्दीन बर्नी ने मुख्य रूप से 2 पुस्तकें लिखी हैं, तारीख फिरोजशाही एवं फतवा जहांदारी। बर्नी का मानना था कि यहाँ बाजार नियंत्रण का एक बड़ा उद्देश्य हिंदुओं को सजा देना था, क्योंकि अधिकांश व्यापारी हिंदू थे और वे मुनाफाखोरी से वे आम जनता का शोषण करते थे। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, इटली का यात्री निकोलो डी कोंटी ने किसके शासन काल में विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, देवराय प्रथम। और निकोलो डी कोंटी विजयनगर आने वाला पहला विदेशी यात्री था और वह देवराय प्रथम के शासन काल में 1420 ईस्वी में भारत आया था। अगला प्रश्न है, विजयनगर साम्राज्य के विरुद्ध तालिकोटा के युद्ध में बहमनियों के संघ में कौन सम्मिलित नहीं था? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, बरार। तालिकोटा का युद्ध 1565 ईस्वी में हुआ था और इसे राक्षस तगड़ी एवं बन्नीहट्टी का युद्ध भी कहा जाता है। इसमें बहमनियों के संघ में अहमदनगर, बीजापुर, गोलकुंडा और बीदर शामिल थे। इसमें विजयनगर की पराजय हुई। इस युद्ध को सामान्यतः विजयनगर के महान युग का अंत माना जाता है। अगला प्रश्न है, कोणार्क सूर्य मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो यह निर्माण करवाया था नरसिंह वर्मन प्रथम ने। कोणार्क मंदिर उड़ीसा के पुरी जिले में स्थित है। इसका निर्माण शासक नरसिंह वर्मन प्रथम ने करवाया था। सन 1984 में यूनेस्को ने इसे विश्व धरोहर स्थल के रूप में मान्यता दी थी। अगला प्रश्न है, तुलसीदास ने रामचरितमानस की रचना किसके शासनकाल में की थी? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, अकबर के शासनकाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रह्म समाज का सिद्धांत किस पर आधारित था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, अद्वैतवाद के आधार पे ब्रह्म समाज जो है 1828 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई थी और यह हिंदू का धर्म का प्रथम सुधारवादी आंदोलन था। इसे अद्वैतवादी हिंदुओं की संस्था कहा जाता था। राजा राम मोहन राय एकेश्वरवाद पर विश्वास करते थे। उन्होंने मूर्ति पूजा व अवतारवाद का विरोध किया था। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय सामाजिक सम्मेलन की स्थापना किसके द्वारा की गई थी?
तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, महादेव गोविंद रानाडे। भारतीय राष्ट्रीय सामाजिक सम्मेलन एमजी रानाडे और रघुनाथ राव द्वारा स्थापित किया गया था। यह वस्तुतः भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सामाजिक सुधार का एक भाग था। इसका पहला सत्र दिसंबर 1887 में मद्रास में आयोजित किया गया था। इसने अंतर्जातीय विवाह का विरोध और बहुविवाह की वकालत की थी। अगले प्रश्न है, नीचे दिए गए विकल्पों में से राष्ट्रीय समाचार पत्रों द हिंदू, केसरी, बंगाली, हिंदुस्तानी सुधारक के संपादकों के नाम का सही संयोजन ज्ञात कीजिए। तो पहला आते हैं द हिंदू। तो द हिंदू जो है वह लिखा गया था जी सुब्रमण्यम अय्यर के द्वारा। उसके बाद है सेकंड केसरी। तो केसरी लिखा गया था बाल गंगाधर तिलक के द्वारा। उसके बाद बंगाली। तो बंगाली लिखा गया था एसएन बनर्जी के द्वारा। और गंगा प्रसाद के जो संपादक थे, गंगा प्रसाद हिंदुस्तानी के संपादक थे। और लास्ट है सुधारक। तो सुधारक के संपादक थे गोपाल कृष्ण गोखले। तो अगर इस हिसाब से देखा जाए तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा विद्रोह सबसे पहले हुआ था। तो इसमें सबसे पहले हुआ था बंगाल का सिपाही विद्रोह। बंगाल का सिपाही विद्रोह 1764 में सबसे पहले हुआ था। उसके अलावा वेल्लोर का सिपाही विद्रोह 1806 में हुआ है, कच्छ का विद्रोह 1819 से 31 में हुआ है और कोल विद्रोह 1831-32 में हुआ है। अगला प्रश्न है 1857 की क्रांति के विकास का सही कालानुक्रम क्या है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, दिल्ली, लखनऊ, कानपुर, इलाहाबाद। दिल्ली में देखें तो 11 मई 1857 को स्टार्ट हुआ था, लखनऊ में 4 जून 1857 को और कानपुर में 5 जून 1857 को और इलाहाबाद में 6 जून 1857 को। नेक्स्ट है 1857 की क्रांति के बारे में किसने कहा था कि यह अंग्रेजों के विरुद्ध हिंदू और मुसलमानों का षड्यंत्र था। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, टेलर और आउट्रम ने। टेलर आउट्रम ने इसे हिंदू और मुसलमानों के विरुद्ध षड्यंत्र कहा गया था। सर जॉन लॉरेंस इसे पूर्णतः सिपाही विद्रोह कहते हैं और रिज महोदय इसे ईसाई धर्म के विरुद्ध एक धर्म युद्ध कहते हैं और टीआर होम्स इसे सभ्यता एवं बर्बरता का संघर्ष बताते हैं। अगला प्रश्न है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के स्थापना सत्र की अध्यक्षता किसने की थी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, व्योमेश चंद्र बनर्जी ने। अगला प्रश्न है कांग्रेस के किस अधिवेशन में कांग्रेस के सदस्यों को खादी वस्त्र पहनना अनिवार्य कर दिया गया था। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 1926 के गुवाहाटी अधिवेशन में और इसका अध्यक्षता किए थे एस श्रीनिवास अयंगार। नेक्स्ट है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने किसे पाकिस्तान का जन्मदाता माना है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, लॉर्ड मिंटो। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने लॉर्ड मिंटो को पाकिस्तान का जन्मदाता माना है। लॉर्ड मिंटो को के प्रोत्साहन से ही मुस्लिम लीग का गठन 1906 में किया गया। साथ ही पृथक निर्वाचक मंडल भी इनकी ही देन थी। इन्हीं दोनों कारकों ने राष्ट्रीय आंदोलनों में मतभेद उत्पन्न किया जिससे अंततः देश का विभाजन हुआ था। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किसे ब्रिटिश से अंग्रेज द्वारा इंडियन सिविल सर्विस से बर्खास्त किया गया था। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, सुरेंद्रनाथ बनर्जी। 1869 में सुरेंद्रनाथ बनर्जी का चयन इंडियन सिविल सर्विस के लिए हुआ था किंतु तकनीकी आधारों पर इन्हें अयोग्य करार दे दिया गया। बाद में वे न्यायालय का सहारा लेकर चयनित हो गए किंतु शीघ्र ही खोखले आधारों पर इन्हें सेवा से बर्खास्त कर दिया गया था। अगला प्रश्न है मद्रास महाजन सभा की स्थापना में कौन सम्मिलित नहीं थे। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, एमजी रानाडे। मद्रास महाजन सभा की स्थापना 1884 में जी सुब्रमण्यम, पी आनंद चार्लू और वी राघवाचारी के द्वारा की गई थी। अगला प्रश्न है कांग्रेस के जनक ह्यूम के बारे में किसने लिखा है कि ह्यूम स्वतंत्रता के पुजारी थे और उनका हृदय भारत की दुर्दशा पर रोता था। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, लाला लाजपत राय।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस घटना के बाद महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को अपनी हिमालय जैसी भूल बताई थी? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, चौड़ी चौड़ा। महात्मा गांधी ने 1 अगस्त 1920 को असहयोग आंदोलन की शुरुआत की थी, परंतु 5 फरवरी 1922 को घटित चौड़ी चौड़ा की घटना के बाद उन्होंने असहयोग आंदोलन को 11 फरवरी 1922 को स्थगित कर दिया था तथा इसी घटना से आहत होकर गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को हिमालय जैसी भूल बताया था। नेक्स्ट है, न्यू लैम्प्स फॉर ओल्ड नामक लेखमाला के लेखक कौन थे? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, अरविंद घोष। इन्होंने 1893 में इसे लिखा था और इसके माध्यम से उन्होंने कांग्रेस के उदारवादी राजनीति की आलोचना की थी। अगला प्रश्न है, अभिनव भारत के किस सदस्य को बम बनाने की कला सीखने के लिए पेरिस भेजा गया था? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, पीएन बापट। अगला प्रश्न है, मैडम कामा ने 1907 में प्रथम तिरंगा ध्वज कहां फहराया था? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, स्टुटगार्ट। इन्होंने 22 अगस्त 1907 को जर्मनी के स्टुटगार्ट में भारतीय झंडा को फहराया था। इस घटना को बर्लिन कमिटी फ्लैग कहा जाता है। अगला प्रश्न है, 20वीं सदी के प्रारंभिक वर्षों में कांग्रेस में विभाजन की प्रक्रिया शुरू हुई तो किस रीजन से? तो अगर देखा जाए तो 29 का राइट आंसर होगा ऑप्शन ई, क्योंकि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में की गई थी। कांग्रेस का भारत की स्वतंत्रता प्राप्ति में बहुत महत्वपूर्ण योगदान था, परंतु समय समय पर इसमें विभाजन की प्रक्रिया भी होती रही, जिसका प्रमुख कारण यह था कि प्रारंभिक वर्ष में कांग्रेस पर उदारवादियों का वर्चस्व था। उदारवादियों ने लक्ष्य की प्राप्ति हेतु वैधानिक रास्ता अपनाया था और कई मामलों में उद्देश्यों को लेकर भी मतभेद था। लोगों की जन भागीदारी को लेकर भी मतभेद था। तो लगभग सारे पॉइंट्स जो है वो सही है, तो इसके लिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ई। नेक्स्ट है, महात्मा गांधी अपने मुवक्किल शेख अब्दुल्ला के मुकदमे की पैरवी के लिए दक्षिण अफ्रीका कब गए थे? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, 1893 में। महात्मा गांधी अपने मुवक्किल शेख अब्दुल्ला के मुकदमे की पैरवी के लिए दक्षिण अफ्रीका 1893 में गए थे। महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत वापस 1915 में आए थे। अगला प्रश्न है, 1857 की क्रांति के दौरान बिहार में क्रांतिकारियों का नेता कौन था? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, बाबू वीर कुंवर सिंह। जगदीशपुर आरा के शाही जमींदार बाबू वीर कुंवर सिंह ने 1857 के विद्रोह के दौरान बिहार में क्रांतिकारी गतिविधियों का नेतृत्व किया था। वीर कुंवर सिंह गुरिल्ला युद्ध कला में निपुण थे। उन्होंने 80 वर्षों की उम्र में अंग्रेजी हुकूमतों का जमकर सामना किया था। अगला प्रश्न है, भगत सिंह का स्मारक कहाँ स्थित है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, फिरोजपुर। 23 मार्च 1931 को भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को लाहौर में फांसी दिया गया और चोरी छिपे उनका अंतिम संस्कार फिरोजपुर के निकल हुसैनी वाला में किया गया। तीनों का स्मारक यहीं पर स्थित है। अगला प्रश्न है, आचार्य विनोबा भावे किस आंदोलन में भाग लेने के लिए प्रथम बार गिरफ्तार किए गए थे? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ई। आचार्य विनोबा भावे 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन में भाग लेने के दौरान प्रथम बार गिरफ्तार हुए थे। अगला प्रश्न है, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस संगठन को समाप्त करने का सुझाव दिया था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, महात्मा गांधी। गांधी जी के मृत्यु के बाद 15 फरवरी 1948 को हरिजन पत्रिका में उनकी अंतिम इच्छा का वसीयतनामा शीर्षक से एक दस्तावेज छपा था। इस दस्तावेज में गांधी ने लिखा है कि भारत को सामाजिक, नैतिक और आर्थिक आजादी हासिल करना अभी बाकी है। भारत में लोकतंत्र के लक्ष्य की ओर बढ़ते समय सैनिक सत्ता पर जनसत्ता के आधिपत्य के लिए संघर्ष होना अनिवार्य है। हमें कांग्रेस को राजनीतिक दलों और सांप्रदायिक संस्थाओं की अस्वस्थ स्पर्धा से दूर रखना है। ऐसे ही कारणों से कांग्रेस कमेटी मौजूदा संस्था को भंग करने और लोक सेवक संघ के रूप में उसे विकसित करने के लिए निश्चय करती है। अगला प्रश्न है, अलाउद्दीन के रणथंबोर अभियान में बिहार के किस शासक ने भाग लिया था?
तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, शक्र सिंह। अलाउद्दीन के रणथंभौर अभियान में बिहार के शक्र सिंह ने भाग लिया था। शक्र सिंह दरभंगा का शासक था, जिसे अलाउद्दीन खिलजी के सेनापति शेख मोहम्मद इस्माइल ने बंदी बना लिया था। बाद में शक्र सिंह का अलाउद्दीन से समझौता हो गया था। अगला प्रश्न है, पटना के प्रथम अंग्रेज मजिस्ट्रेट के पद पर किसे नियुक्त किया गया था? तो इसका राइट आंसर होगा चार्ल्स फ्रांसिस ग्रांट को। अंग्रेजों द्वारा बिहार में फौजदारी प्रशासन को अपने अधिकार में लेने के लिए पश्चात चार्ल्स फ्रांसिस ग्रांट को पटना के प्रथम अंग्रेज मजिस्ट्रेट के पद पर नियुक्त किया गया था। नेक्स्ट है, बिहार टाइम्स नामक पत्रिका का प्रकाशन कब प्रारंभ हुआ? तो यह हुआ है 1894 में, ऑप्शन ए। और इस पत्रिका में पहली बार बिहार को पृथक प्रांत बनाने की मांग रखी गई थी और इसके संपादक महेश नारायण थे और उनके प्रमुख सहयोगी सचिदानंद सिन्हा थे। अगला प्रश्न है, बिहार प्रादेशिक सम्मेलन का पहला अधिवेशन कहां आयोजित किया गया था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, पटना में। 1908 में बिहार प्रादेशिक सम्मेलन का पहला अधिवेशन पटना में आयोजित किया गया, जिसमें मोहम्मद फखरुद्दीन ने बिहार को पृथक प्रांत के रूप में संगठित करने का प्रस्ताव रखा, जिसे सर्वसम्मति से स्वीकार किया गया। अगला प्रश्न है, असहयोग आंदोलन के दौरान फुलवारी शरीफ में इमारत सरिया नामक संस्था का गठन किसने किया? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, मौलाना सज्जाद ने। असहयोग आंदोलन के दौरान फुलवारी शरीफ में इमारत सरिया नामक संस्था का गठन मौलाना सज्जाद ने किया था। इसका कार्य क्षेत्र बिहार एवं उड़ीसा था। इसके द्वारा मुसलमानों के सभी धार्मिक एवं सामाजिक मामलों में सरकारी सहायता के बिना निर्णय लेने और इनका समाधान करने की व्यवस्था की गई थी। नेक्स्ट है, बिहार में नमक सत्याग्रह के दौरान कहां के कैदियों ने नंगी हड़ताल की थी? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, छपरा। नमक सत्याग्रह के दौरान स्वदेशी वस्त्रों के प्रचार और विदेशी वस्त्रों के बहिष्कार की भावना इतनी प्रबल हुई कि छपरा जेल के कैदियों ने स्वदेशी वस्त्र न उपलब्ध कराए जाने पर नंगे रहने का निश्चय किया। नेक्स्ट है, किसी भी देश की आर्थिक समृद्धि का सबसे उपयुक्त मापदंड क्या होता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, प्रति व्यक्ति वास्तविक आय। प्रति व्यक्ति वास्तविक आय अर्थव्यवस्था में आर्थिक समृद्धि का सबसे उपयुक्त मापक है, क्योंकि यह किसी अर्थव्यवस्था में प्रति व्यक्ति आय की उपलब्धता को दर्शाता है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सही सुमेलित नहीं है? तो अगर देखें राष्ट्रीय नियोजन समिति, तो यह जो है वो गलत है, क्योंकि इसका गठन 1938 में जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में किया गया था। नेक्स्ट है, गांधीवादी योजना, तो यह 1944 में यह सही है। फिर है जन योजना, तो जो जन योजना है वह 1945 में एम.एन. राय के द्वारा लाया गया था, तो यह गलत है। और बॉम्बे प्लान, यह सही है। तो इसमें ए और सी यह दोनों गलत है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ई। नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्थिक परिस्थितिकी का पिता निम्न में से किसे कहा गया है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, एम.एस. स्वामीनाथन। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम ने प्रोफेसर एम.एस. स्वामीनाथन को आर्थिक परिस्थितिकी का पिता कहा है। अगला प्रश्न है, भारत में चीनी उद्योग सबसे पहले 1840 ईस्वी में बेतिया बिहार में लगाया गया था। महाराष्ट्र में शीर्ष गन्ना एवं चीनी उत्पादक राज्य है और वर्तमान में ब्राजील विश्व में शीर्ष चीनी उत्पादक राष्ट्र है। इसमें से कौन से कथन असत्य है? तो यदि हम देखें तो असत्य में केवल 2 है। महाराष्ट्र भारत में शीर्ष गन्ना और चीनी उत्पादक राज्य है, यह गलत है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, केवल 2। नेक्स्ट है, जैसे जैसे किसी अर्थव्यवस्था का विकास होता है वैसे वैसे जीडीपी में तृतीयक क्षेत्र का अंश जो है वह बढ़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निकृष्ट मुद्रा में अछित मुद्रा को चलन से बाहर करने की प्रवृत्ति होती है, यह किसका नियम है? तो यह नियम है सर थॉमस ग्रेशम का। नेक्स्ट है, भारतीय महिला बैंक की स्थापना 19 नवंबर 2013 को नई दिल्ली में की गई थी। 1 अप्रैल 2017 को इस बैंक का विलय भारतीय स्टेट बैंक में किया गया था। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी,
1 और 2 यह दोनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अर्थव्यवस्था के मंदी काल में कौन सा राजकोषीय उपाय अपनाया जाता है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, ये सभी राजकोषीय उपाय अपनाए जाते हैं। अगला प्रश्न है, भारत के बजटरी इतिहास के किस वर्ष के बजट को ब्लैक बजट कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी 1973। वर्ष 1973 में वित्त मंत्री यशवंत राव वी चौहान के द्वारा 550 करोड़ के घाटे का बजट प्रस्तुत करने के कारण 1973 के बजट को ब्लैक बजट कहा जाता है। अगला प्रश्न है, चक्रीय निर्धनता के अंतर्गत वैसे व्यक्ति आते हैं जो लगातार निर्धन एवं गैर निर्धन होते रहते हैं। नेक्स्ट है, विश्व में प्राकृतिक गैस के उत्पादन में कौन सा देश शीर्ष पर है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, अमेरिका। नेक्स्ट है, भारत सरकार द्वारा जारी एबीसी सूचकांक का संबंध किससे है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, हेल्थ से। नेक्स्ट, 13 जनवरी 2016 को शुरू प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में निम्न में से किस फसल को शामिल नहीं किया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ई, क्योंकि सभी फसलों को प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में शामिल किया गया है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस रिपोर्ट का प्रकाशन अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन नहीं करता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, जेंडर सोशल नॉर्म्स इंडेक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बजट 2021-22 के अनुसार राजकोषीय घाटा जीडीपी का कितना प्रतिशत होने का अनुमान है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 6.8%। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसकी कमी के कारण मानव शरीर में धीमी वृद्धि होती है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, प्रोटीन। मानव शरीर में प्रोटीन के अभाव के कारण धीमी वृद्धि होती है। प्रोटीन शरीर की हर कोशिकाओं में मौजूद होता है और मांसपेशियों, हड्डियों और ऊतकों को स्वस्थ रखने के लिए पर्याप्त प्रोटीन का सेवन महत्वपूर्ण है। यह वृद्धि और विकास के लिए महत्वपूर्ण है, खासकर बचपन, किशोरावस्था और गर्भावस्था के लिए। प्रोटीन की कमी से कई रोग जैसे क्वाशियोरकर और मरासमस इत्यादि होते हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित विधियों में से कौन सी विधि से मिश्रित पदार्थों का पृथक्करण किया जा सकता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ई, ये सभी विधियां मिश्रण के अवयवों का पृथक्करण करने के लिए उपयोग में लाई जाती है। इसके अतिरिक्त हस्त चयन, चालान, अवसादन, वाष्पन भी मिश्रणों से अन्य अवयवों के पृथक्करण की कुछ अन्य विधियां हैं। अगला प्रश्न है, किसी पदार्थ के विलयन को गर्म करने पर उसकी विलेयता पर निम्नलिखित में से क्या प्रभाव पड़ेगा? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, बढ़ता है। नेक्स्ट, नागफनी के पौधे में प्रकाश संश्लेषण निम्नलिखित में से किस भाग में होता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, तने में। मरुस्थलीय पौधे में पत्तियां या तो अनुपस्थित होती है या बहुत छोटी होती है। कुछ पौधे में पत्तियां कांटों के रूप ले लेती है। इससे वाष्पोत्सर्जन में होने वाले जल ह्रास में कमी आती है। नागफनी में पत्ती जैसी संरचना वास्तव में तना होती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक पदार्थ पान मसाला में पाया जाता है और कैंसर का कारण बनता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, मैग्नीशियम कार्बोनेट। पान मसाला में मैग्नीशियम कार्बोनेट रासायनिक पदार्थ है जो कैंसर का कारण बनता है। नेक्स्ट है, पेट्रोल में लगी आग को बुझाने में जल प्रभावित नहीं होता है क्योंकि जल व पेट्रोल अघुलनशील है, जिस कारण पेट्रोल जल के ऊपर एक परत बनाता है तब पेट्रोल जलता रहता है। अगला प्रश्न, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट का सही प्रयोग कर उत्तर का चुनाव करें। फैदोमीटर, तो फैदोमीटर से हम लोग समुद्र की गहराई का पता लगाते हैं। उसके बाद है पॉलीग्राफ। पॉलीग्राफ झूठ का पता लगाने वाला यंत्र है। नेक्स्ट है ऑडोमीटर, वाहन द्वारा तय की गई दूरी। और लास्ट लक्स मीटर, यह प्रकाश की तीव्रता को बताता है। और स्पीडोमीटर वाहन की चाल मापता है।
तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए 3142। नेक्स्ट है घरेलू ईंधन के रूप में प्रयुक्त एलपीजी में मुख्यतः क्या होता है, तो इसमें इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ई, क्योंकि द्रवित पेट्रोलियम गैस मुख्यतः प्रोपेन और ब्यूटेन यह दोनों का मिश्रण होता है। रिसाव का पता लगाने के लिए इसमें दुर्गंध पदार्थ एथिल मरकेप्टन या थायो एथेनॉल मिलाया जाता है। यह एक रंगहीन व गंधहीन गैस है। प्राकृतिक गैस जो है वो मीथेन प्लस एथेन और एलपीजी जो है वो प्रोपेन प्लस ब्यूटोन को मिलाकर बनाया जाता है। अगला प्रश्न है, आग बुझाने वाले कर्मचारियों के परिधानों पर एक परत चढ़ी होती है जो उसे अग्निरोधक बनाती है। यह परत निम्नलिखित में से किसकी बनी होती है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए मेलामाइन। मेलामाइन अग्नि प्रतिरोधक है और अन्य प्लास्टिक की अपेक्षा ऊष्मा को सहने की अधिक क्षमता रखता है। अगर बैकेलाइट की बात करें तो ऊष्मा एवं विद्युत का कुचालक है। यह बिजली के स्विच, विभिन्न बर्तन के हत्थे आदि बनाने के काम आता है। पॉलिएस्टर एस्टर की इकाइयों की पुनरावृत्ति से बनी है। एस्टर वे रसायन है जो फलों को उनके गंध प्रदान करते हैं। और टेफ्लॉन एक विशिष्ट प्लास्टिक है जिस पर तेल एवं जल नहीं चिपकता है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस विटामिन को एर्गोकैल्सीफेरोल कहते हैं, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए विटामिन D2। नेक्स्ट क्वेश्चन है अनुवांशिकीय चिकित्सा के अंतर्गत अनुवांशिक विकार के साथ पैदा हुए बच्चों के उपचार हेतु जीन को व्यक्ति के किस भाग से लिया जाता है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी कोशिका से। जीन चिकित्सा में किसी बच्चे या भ्रूण में चिन्हित किए जीन दोषों का सुधार किया जाता है। इस उपचार पद्धति में जीनों को व्यक्ति की कोशिकाओं या ऊतकों में प्रवेश कराया जाता है। अनुवांशिक दोष वाली कोशिकाओं के उपचार हेतु सामान्य जीन को व्यक्ति या भ्रूण में स्थानांतरित करते हैं जो निष्क्रिय जीन की क्षतिपूर्ति कर उनके कार्यों को संपन्न करते हैं। अगला प्रश्न है, किसके अवशोषण में विटामिन सी मदद करता है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी आयरन। विटामिन सी लौह शोषण में सहायक होता है। इसी तरह कैल्शियम एवं मैग्नीशियम के साथ विटामिन डी ग्रहण करने पर यह विटामिन कैल्शियम एवं मैग्नीशियम के अवशोषण के दर में वृद्धि करता है। अगला प्रश्न है, इंडोर वायु प्रदूषण का सर्वाधिक महत्वपूर्ण प्रदूषक कौन है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी रेडोन गैस। इंडोर वायु प्रदूषण इसका सर्वाधिक महत्वपूर्ण प्रदूषक रेडोन गैस है। रेडोन गैस रेडियम से उत्सर्जित होती है। इस गैस से फेफड़े का कैंसर एवं रक्त कैंसर की संभावना होती है। अगला प्रश्न है, धब्बा रहित लोहा यानी स्टेनलेस स्टील एक मिश्र धातु है। इसमें लौह के साथ प्रयुक्त होने वाली प्रमुख धातु कौन सी है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी क्रोमियम। स्टेनलेस स्टील में जो आयरन है वो 89.4% होते हैं, क्रोमियम 10%, मैग्नीज 0.35% और कार्बन 0.25%, और इसमें अल्प मात्रा में निकेल होता है। अगला प्रश्न है, वह कौन सा हार्मोन लड़ो और उड़ो के नाम से जाना जाता है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी एड्रीनेलिन। एड्रीनेलिन हार्मोन लड़ो और उड़ो हार्मोन कहलाता है। यह एक अंतःस्रावी ग्रंथि है जो वृक्क के ऊपर स्थित होती है। इसका मुख्य कार्य तनाव की स्थिति में हार्मोन स्रावित करना है। अगला प्रश्न है, सूर्योदय तथा सूर्यास्त के समय सूर्य के लाल रंग का प्रतीत होने का कारण क्या है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी प्रकाश का प्रकीर्णन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेशनल एयर क्वालिटी इंडेक्स के अंतर्गत निम्नलिखित में से किस गैस को शामिल नहीं किया गया है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी CO2 को शामिल नहीं किया गया। इसके अंतर्गत ओजोन, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड और अमोनिया गैस को सम्मिलित किया गया है।
नेक्स्ट है, यदि माइटोकॉन्ड्रिया काम करना बंद कर दे तो कोशिका में कौन सा कार्य नहीं हो सकेगा? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, भोजन का ऑक्सीकरण। यदि माइटोकॉन्ड्रिया काम करना बंद कर दे तो कोशिका में भोजन का ऑक्सीकरण नहीं हो सकेगा। माइटोकॉन्ड्रिया कोशिकीय श्वसन के लिए जिम्मेदार है। कोशिकीय श्वसन में भोजन के अणु ऑक्सीजन की उपस्थिति में ऑक्सीकृत होते हैं। इस प्रक्रिया के दौरान भोजन में मौजूद रासायनिक ऊर्जा एटीपी में बदल जाती है। अगला प्रश्न, मनुष्य के शरीर की कौन सी ग्रंथि एक साथ अंतःस्रावी तथा बहिस्रावी दोनों के तरह कार्य करती है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, अग्नाशय या पैनक्रियाज। अंतःस्रावी ग्रंथियां नलिका विहीन होती है। यह हार्मोन को स्रावित करती है। बहिस्रावी ग्रंथियों में नलिकाएं पाई जाती है। इनसे स्रावित पदार्थ नलिका के माध्यम से अपने लक्ष्य तक पहुंचता है। मिश्रित ग्रंथि अंतःस्रावी और बहिस्रावी दोनों की तरह कार्य करती है। अग्नाशय एक मिश्रित ग्रंथि का उदाहरण है क्योंकि यह हार्मोन का स्राव करता है, जैसे इंसुलिन और ग्लूकागोन। साथ ही अग्नाशय के रस का स्राव करता है जो बहिस्रावी होती है। अगला प्रश्न है, दांतों के क्षय को रोकने के लिए अधिकांश टूथपेस्ट में क्या होता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, फ्लोराइड। नेक्स्ट है, रक्त वाहिका में रक्त का थक्का नहीं बनता है, इसका कारण क्या है? तो इसका कारण है ऑप्शन ए, हेपरिन। एंटीकागुलैंड हेपरिन के कारण रक्त वाहिका में रक्त का थक्का नहीं बनता, इसका कारण यकृत में होता है। नेक्स्ट है, मीथेन को प्रयोगशाला में बनाया जाता है। तो आंसर है बी, सोडियम एसीटेट को सोडा लाइम के साथ गर्म करके। कार्बन टेट्राक्लोराइड की आकृति होती है, तो कैसी होती है? इसकी आकृति होती है चतुष्फलकीय, टेट्रागोनल। नेक्स्ट है, प्रकाश का तरंग सिद्धांत किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, हाइगेंस के द्वारा। प्रकाश के तरंग का सिद्धांत हाइगेंस के द्वारा प्रतिपादित किया गया था। इस सिद्धांत के अनुसार प्रकाश स्रोत से निकलकर तरंगे चारों दिशाओं में प्रकाश की चाल से चलती है। नेक्स्ट है, यदि एक व्यक्ति को दो समतल दर्पण जो 60 डिग्री कोण पर आयत है इसके बीच खड़ा हो, तब उस व्यक्ति के कितने प्रतिबिंब दिखेंगे? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 5। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सरे के वेदन क्षमता को बढ़ाया जा सकता है, कैसे? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, कैथोड के बीच विभवांतर बढ़ाकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी चालक का प्रतिरोध निर्भर करता है, तो यह निर्भर करता है डी, चालक की लंबाई पर, चालक के पदार्थ की प्रवृत्ति पर, चालक के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल पर। नेक्स्ट है, हाल ही में प्रेस सूचना ब्यूरो के प्रधान महानिदेशक के पद पर किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, जयदीप भटनागर। नेक्स्ट है, बजट 2021-22 में भारत की आकस्मिक निधि को 500 करोड़ रुपए से बढ़ाकर कितना करने का लक्ष्य है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 267 में आकस्मिक निधि की चर्चा की गई है, जो राष्ट्रपति के अधिकार क्षेत्र में रहता है। बजट 2021-22 में भारत की आकस्मिक निधि को 500 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 30,000 करोड़ रुपए करने का लक्ष्य है। नेक्स्ट है, प्रति व्यक्ति आय निम्न में से किस राज्य में सबसे कम है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, बिहार, और उसके बाद उत्तर प्रदेश और देन झारखंड का स्थान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कथन गलत है? तो देश में कुल मैंग्रोव वन 4975 किलोमीटर है। फिर है, मैंग्रोव वन देश के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 0.15% है
और मैंग्रोव वन सबसे अधिक गुजरात में है। और नेक्स्ट, कुछ मैंग्रोव वन में पश्चिम बंगाल का हिस्सा 42.45% 45% है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, मैंग्रोव वन सबसे अधिक गुजरात में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत के किस शहर में देश की पहली ग्रीन हाइड्रोजन इलेक्ट्रोलाइजर निर्माण इकाई की शुरुआत की गई है? तो इसका राइट आंसर है बेंगलुरु। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का पहला परागकण पार्क यानी पॉलिनेटर पार्क निम्न में से किस राज्य में खोला गया है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, उत्तराखंड। नेक्स्ट है, विश्व जल दिवस के अवसर पर जल शक्ति मंत्रालय के राष्ट्रीय जल मिशन द्वारा कैच द रेन अभियान प्रारंभ किया गया है। यह अभियान संचालित किया जाएगा कब? तो यह अभियान संचालित किया जाएगा 22 मार्च 2021 से 30 नवंबर 2021 तक। अगला प्रश्न है, विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस 2021 किस थीम पर मनाया गया? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, सेफ फूड टुडे फॉर हेल्दी टुमारो। नेक्स्ट है, होम इन द वर्ल्ड निम्न में से किसकी रचना है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, प्रोफेसर अमर्त्य सेन। नेक्स्ट, विश्व निवेश रिपोर्ट 2021 के अनुसार वर्ष 2020 से प्रत्यक्ष विदेशी निवेश अंतर्वाह के संदर्भ में शीर्ष देश कौन सा है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, यूएसए। विश्व निवेश रिपोर्ट 2021 के अनुसार वर्ष 2020 में प्रत्यक्ष विदेशी अंतर्वाह के संदर्भ में शीर्ष देश यूएसए, चीन, हांगकांग है। इस रिपोर्ट में भारत का स्थान 5वां है। अगला प्रश्न है, प्राकृतिक रबर के उत्पादन में शीर्ष देश निम्न में से कौन से हैं? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, थाईलैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा राज्य अपने सकल घरेलू उत्पाद की गणना में सकल पर्यावरण उत्पाद को शामिल करने वाला भारत का पहला राज्य बना है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, उत्तराखंड। नेक्स्ट है, हाल ही में केंद्र सरकार ने पेट्रोल में 20% एथेनॉल मिश्रण के लिए अपने लक्ष्य की तय सीमा को घटाकर निर्धारित किया है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, वर्ष 2025 तक। नेक्स्ट है कि विदेशी मुद्रा भंडार की दृष्टि से वर्तमान में भारत का कौन सा स्थान है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, चौथा। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय शहरी डिजिटल मिशन निम्न में से किस मंत्रालय द्वारा आरंभ किया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ई, क्योंकि इनमें से दो सही है। इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के साथ मिलकर आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय ने शहरी कनेक्टिविटी में सुधार के लिए राष्ट्रीय शहरी डिजिटल मिशन आरंभ किया है। यह मिशन लगभग 2535 शहरों को आपस में जोड़ेगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थल को शामिल किया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, धौलावीरा को। नेक्स्ट है, निपुण भारत अभियान किस मंत्रालय द्वारा आरंभ किया गया था? राइट आंसर ऑप्शन ए, शिक्षा मंत्रालय के द्वारा किया गया था। शिक्षा मंत्रालय ने बेहतर समझ और संख्यात्मक ज्ञान के साथ पढ़ाई में प्रवीणता के लिए राष्ट्रीय पहल निपुण भारत मिशन की शुरुआत की है।
अगला प्रश्न, हाल ही में जीआई प्रमाणित भालिया गेहूं की पहली खेप निम्न में से किस देश को निर्यात की गई है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, केन्या और श्रीलंका। नेक्स्ट है, हाल ही में किस देश ने इस्तांबुल कन्वेंशन सेंटर से अलग होने की घोषणा की है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, टर्की। फिर हाल ही में ताल ज्वालामुखी के विस्फोटक की घटना घटी है, यह ज्वालामुखी किस देश में स्थित है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, फिलीपींस। नेक्स्ट है, हाल ही में भारत के किस राज्य को रेबीज मुक्त राज्य घोषित कर दिया गया है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, गोवा। बी और सी दोनों सेम ऑप्शन है, इसका मेनली राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, गोवा। विश्व प्रतिस्पर्धा सूचकांक 2021 में शीर्ष पर कौन सा देश रहा? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, स्विट्जरलैंड। नेक्स्ट है कि घर घर औषधि योजना किस सरकार द्वारा क्रियान्वित की गई है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, स्विट्जरलैंड के द्वारा। फिर घर घर औषधि योजना किस राज्य सरकार द्वारा क्रियान्वित की गई है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, राजस्थान। साहित्य गौरव सम्मान 2021 निम्न में से किसे प्रदान किया गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, रमेश पोखरियाल निशंक। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस बैंक ने अपने ग्राहकों को उचित मूल्य पर स्वास्थ्य सुविधा से लैस ऑरा क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, एक्सिस बैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है, ये एक्सिस बैंक हुआ। फिर अगला प्रश्न है, तो एक्सिस बैंक ने ग्राहकों को उचित मूल्य पर स्वास्थ्य सुविधा से लैस ऑरा क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है। कार्ड धारकों को स्वास्थ्य संबंधी वार्षिक जांच कराने पर छूट प्रदान की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में बिहार के बक्सर में एक विकेंद्रीकृत जैव चिकित्सा अपशिष्ट भस्म का उद्घाटन निम्न में से किसके द्वारा किया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, प्रोफेसर के विजयन राघवन के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार में एक खेल विश्वविद्यालय की स्थापना निम्न में से कहां की जा रही है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, राजगीर में। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान सभा के गठन में प्रांतों का प्रतिनिधित्व करने वाले सदस्यों को निर्वाचित किया गया था। तत्कालीन गवर्नर द्वारा नामित या मुस्लिम लीग एवं भारतीय? तो इसका राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 110 का ऑप्शन सी, प्रांतों के विधानसभा द्वारा निर्वाचित। अगला प्रश्न है, विश्व में सर्वप्रथम लिखित संविधान का प्रारंभ किस देश में हुआ था? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, अमेरिका में। यह 1788 ईस्वी में अपनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में हमें आर्थिक न्याय की संकल्पना निम्नलिखित में से किसमें मिलती है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ई, भारतीय संविधान के प्रस्तावना में सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक न्याय की बात कही गई है। नीति निर्देशक तत्व नागरिकों के सामाजिक एवं आर्थिक विकास से संबंधित है, अतः उत्तर ई जो है वो राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 73वां संविधान संशोधन कब लागू हुआ था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, 24 अप्रैल 1993 को, और यह पंचायती राज से संबंधित था।
नेक्स्ट है द्विस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की सिफारिश किस समिति ने की थी? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, अशोक मेहता समिति ने। 1977 में पंचायती राज व्यवस्था पर सुझाव देने हेतु अशोक मेहता समिति का गठन किया। इन्होंने अपनी रिपोर्ट 1978 में दी, जिसमें उन्होंने द्विस्तरीय पंचायती राज प्रणाली एवं न्याय पंचायतों के गठन की सिफारिश की थी। अगला प्रश्न है मैथिली भाषा को संविधान की 8वीं अनुसूची में किस संविधान संशोधन के माध्यम से जोड़ा गया है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 92वां। अगला प्रश्न निम्नलिखित में से कौन सी पार्टी राष्ट्रीय पार्टी नहीं है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ई। वर्तमान में 8 पार्टियां जो है वो राष्ट्रीय पार्टियां हैं, जो है AITC, BSP, BJP, CPI, CPIM, INC, NPP और NCP। अगला प्रश्न राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा के पश्चात किस अनुच्छेद का निलंबन नहीं किया जा सकता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ई। राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान अनुच्छेद 20 एवं 21 का निलंबन नहीं होता है, जबकि अनुच्छेद 358 के तहत राष्ट्रीय आपात लागू होने के साथ ही अनुच्छेद 19 के तहत प्राप्त मूल अधिकार स्वतः निलंबित हो जाते हैं। अगला प्रश्न है राज्य विधान परिषद में कितने सदस्यों का नामांकन राज्यपाल द्वारा किया जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 1/6 सदस्यों का। अगला प्रश्न है राज्यसभा के मनोनीत सदस्यों के विषय में निम्नलिखित में से क्या सही नहीं है? तो पहला, भारत के राष्ट्रपति चुनाव में उन्हें मत देने का अधिकार नहीं है, यह सही है। उपराष्ट्रपति के चुनाव में उन्हें मत देने का अधिकार है, ये भी सही है। और राष्ट्रपति महाभियोग में भी भाग लेती है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। 1 और 2 और 3 यह तीनों सही है। अगला प्रश्न है असत्य मेल को चुनिए। अनुच्छेद 44, तो अनुच्छेद 44 में समान नागरिक संहिता की बात कही गई है, सही है। अनुच्छेद 50 कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण, यह भी सही है। अनुच्छेद 49 ग्राम पंचायतों का गठन, तो अनुच्छेद 50 में राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों का जो संरक्षण है उससे संबंधित है। अनुच्छेद 40 में ग्राम पंचायतों का गठन है, यह भी गलत है। और अनुच्छेद 45 में बालकों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा से संबंधित है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, 3, 4 और 5। अगला प्रश्न जनहित याचिका किस न्यायालय के समक्ष दायर की जा सकती है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, A+C दोनों में। संविधान का 126वां संविधान संशोधन विधेयक किस अनुच्छेद से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ई, क्योंकि 126वां संविधान संशोधन विधेयक अनुच्छेद 331 एवं 333 से संबंधित है, जो 331 के तहत लोकसभा एवं 333 के तहत राज्यों में नियुक्त होने वाले एंग्लो इंडियन की व्यवस्था को समाप्त करता है। जनवरी 2020 में भारत की संसद और राज्य विधानसभाओं में एंग्लो इंडियन आरक्षित सीटों को 2019 के 126वें संविधान संशोधन विधेयक द्वारा समाप्त कर दिया गया था। अब इसे 104वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम 2019 के रूप में अधिनियमित किया गया था। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान का प्रथम संशोधन किस वर्ष में हुआ था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, 1951। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय राष्ट्रपति के चुनाव संबंधी किसी विवाद को किसके समक्ष पेश किया जा सकता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, सुप्रीम कोर्ट के समक्ष। फिर है निम्नलिखित में से कुलगाड़ी में कौन सी क्रिया संपन्न होती है? तो इसका राइट आंसर है सोना खनन। और ये जो कुलगाड़ी है ये ऑस्ट्रेलिया में स्थित है।
नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा ग्रह है जिसका घूर्णन पूर्व से पश्चिम है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए शुक्र एवं अरुण। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन ज्वालामुखी विस्फोट के समय बाहर निकलते हैं? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ई, क्योंकि ज्वालामुखी से निकलने वाले ठोस पदार्थों में बारीक धुलकनों से लेकर पत्थर के बड़े बड़े टुकड़े तक रहते हैं। कुछ सेंटीमीटर व्यास वाले छोटे शिलाखंडों को लैपिली कहते हैं। इनसे भी छोटे शंख स्कोरिया कहलाते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा एक युग्म गलत है? तो इसका राइट आंसर होगा पंजाब हिमालय या सिंधु और सतलज नदियों के मध्य है, यह सही है। कुमाऊं हिमालय, तो यह सतलज और काली के मध्य है, तो यह गलत है। फिर नेपाल हिमालय काली व तीस्ता के मध्य है, तो यह सही है। और असम हिमालय तीस्ता एवं दिहांग के सम, तो यह भी सही है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी कुमाऊं। नेक्स्ट है, काराकोरम दर्रा किस क्षेत्र में अवस्थित है? तो दोस्तों जो काराकोरम दर्रा है, यह काराकोरम दर्रा लद्दाख में अवस्थित है। अगला प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 का सही मिलान करना है। तो हिमानी जो है वो एक एस्कर है। उसके बाद नदी वी आकार की घाटी बनाती है। पवन जो है वो ज्यूगेन, और सागरीय तरंग जो है वो पुलिन। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी 2413। नेक्स्ट क्वेश्चन 131 नंबर, भारत के निम्नलिखित भागों में द्रविड़ियन प्रजाति मुख्यतः कहां से संकेंद्रित है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए साउथ इंडिया, दक्षिण भारत से। द्रविड़ियन प्रजाति के लोग मुख्यतः दक्षिण भारत में रहते हैं। इनकी भाषा तमिल, कन्नड़, तेलुगु, मलयालम है। दक्षिण भारत के अलावा यह प्रजाति मध्य भारत तथा उत्तर पूर्व भारत में भी दिखते हैं। अगला प्रश्न है कि डिएगो गार्सिया द्वीप निम्न में से कहां स्थित है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए हिंद महासागर में। नेक्स्ट है, कोयले के संचित भंडार की दृष्टि से सबसे अग्रणी देश कौन है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी अमेरिका। नेक्स्ट है, मूंगा रेशम का उत्पादन सबसे अधिक भारत के किस राज्य में होता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी असम में। वेनेजुएला के उष्णकटिबंधीय सवाना घास के मैदानों को किस नाम से जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी लानोस। भारत में आर्द्र भूमियों के अंतर्गत सर्वाधिक क्षेत्र किस राज्य में पाया जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए गुजरात। भारत का एक नेशनल पार्क जो टाइगर रिजर्व भी है और जिसकी जलवायु उष्ण कटिबंधीय से उपोष्ण और शीतोष्ण और आर्कटिक तक परिवर्तित होती है, वह निम्न में से कौन है? तो इसका राइट आंसर होगा 137 नामदफा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय गंगा प्राधिकरण की स्थापना कब की गई थी? तो इसका राइट आंसर होगा 1985। नेक्स्ट, ग्रीन हाउस गैसों की संकल्पना निम्न में से किसने की थी? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी जोसेफ फॉरियर ने। ग्रीन हाउस गैसों की संकल्पना जोसेफ फॉरियर ने की थी। जलवाष्प, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन तथा नाइट्रस ऑक्साइड, ओजोन और क्लोरोफ्लोरोकार्बन आदि ग्रीन हाउस गैसों के उदाहरण हैं। नेक्स्ट, निम्न में से किस या किन दर्रा से होकर मानसरोवर झील एवं कैलाश घाटी की यात्रा पर्यटक करते हैं?
तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ई, क्योंकि माना नीति लिपू लेक और थांगला दर्रों से, जो कि उत्तराखंड प्रदेश की कुमाऊं श्रेणी में स्थित है, इससे होकर मानसरोवर झील एवं कैलाश घाटी की यात्रा पर्यटक करते हैं। नेक्स्ट है, महानंदा नदी निम्न में से किस जिले में गंगा नदी से मिलती है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, कटिहार में। महानंदा नदी महाभारत श्रेणी यानी नेपाल से निकलती है और मनिहारी कटिहार में जाकर यह गंगा नदी से मिल जाती है। नेक्स्ट है, धुआं कुंड जलप्रपात किस जिला में है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, रोहतास। नेक्स्ट, बिहार का दूसरा सबसे बड़ा जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, पटना। सबसे पहला शिवहर है, दूसरा पटना और तीसरा दरभंगा। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन से जिला झारखंड राज्य से सटा हुआ है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ई, क्योंकि उपयुक्त सभी जिले झारखंड राज्य को स्पर्श करते हैं, यानी झारखंड को स्पर्श करने वाले हैं कैमूर, रोहतास, औरंगाबाद, गया, नवादा, जमुई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित जनजातियों को घटते क्रम में सजाएं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, भारत की सबसे बड़ी जनजाति जो है वो समूह है जो वो भील है, और इसके बाद क्रमशः गोंड, संथाल और नायकदा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। काली मिट्टी कपास के लिए उपयुक्त है। तो इसका यह सही है, और काली मिट्टी में ह्यूमस, नाइट्रोजन एंड फास्फोरस की कमी पाई जाती है इसमें कहीं पर। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, ए और बी दोनों सही है। नेक्स्ट है, क्षेत्रफल के अनुसार निम्नलिखित जिलों का सही अवरोही क्रम क्या है? तो इसका क्षेत्रफल के अनुसार अगर हम बिहार के सबसे 4 बड़े जिले देखें तो वह है पश्चिमी चंपारण, उसके बाद गया, फिर पूर्वी चंपारण, उसके बाद रोहतास। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा क्वेश्चन ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, गंगा नदी की निम्न सहायक नदियों पर विचार कीजिए। और उसके बाद उपयुक्त नदियों का पूर्व से पश्चिम की ओर का सही अनुक्रम निम्नलिखित में से कौन सा है? पूर्व से पश्चिम की ओर, ठीक है। तो अगर इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 2, 1, 3, 4। अगर पूर्व से पश्चिम की ओर अनुक्रम देखें तो वह कोशी, फिर गंडक, फिर घाघरा, फिर गोमती। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूर्वोत्तर के किस राज्य से होकर कर्क रेखा गुजरती है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ई, क्योंकि कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है, जिसमें 2 राज्य पूर्वोत्तर के हैं, त्रिपुरा और मिजोरम। तो एक से अधिक आंसर है। लास्ट क्वेश्चन है, बिहार के भौगोलिक क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत हिस्से पर वनावरण एवं वृक्षावरण है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, 9.89% पर वनावरण है एवं वृक्षावरण है, और उसमें से सिर्फ वनावरण का हिस्सा देखें तो वो 7.76% है। तो चलिए दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आपको यह वीडियो पसंद आया हो। अगर पसंद आया हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें एवं बेल आइकन को क्लिक करें। तो चलिए दोस्तों, धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में। गुड नाइट।